हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की हमारी वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में आज हम लोग मई वीक 4 यानी कि मई के लास्ट वीक 23 मई से लेके 31 मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें सवालों के माध्यम से एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स को डील करने के लिए हमारा अप्रोच इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये सवाल है, तो फिर आप सवाल पे ही सीमित ना रह जाओ। आपका जो अप्रोच होना चाहिए, आपका जो विजन होना चाहिए, वो इस तरीके से होना चाहिए, जो सवालों के साथ-साथ हेडर एंड फुटर लगे होने चाहिए। कहने का मतलब, ये सवाल कहाँ से आया, क्यों हुआ और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर सवाल डायरेक्टली ना पूछे जाए, इम्प्लिसिटली पूछे जाएँ, या तो आपको इंट्रो से पूछ दिया जाए, जो ये न्यूज़ कहाँ से आया उससे पूछ दिया जाए, या फिर इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें पूछी जाएँ, तो वो आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो चलिए एक-एक करके हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, व्हिच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया? भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश में। आपको पता है, जो गंगा नदी उत्तराखंड में भी बहती है, उत्तर प्रदेश में भी बहती है, बिहार में भी बहती है और वेस्ट बंगाल में भी बहती है। और गैंगेटिक डॉल्फिन्स की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। और अब जैसा कि हमने आपको बताया, ये तो सवाल हो गया। इसके अलावा आप और भी चीज़ें समझते हैं। ऐसा है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने बताया है जो टोटल 4000 डॉल्फिन्स अभी होंगे गंगा में, ठीक है? गंगा और अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज़, ठीक है? गंगा के साथ-साथ इनके जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उसको जोड़ के अराउंड 4000 होंगे, जिसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्सिमेटली 2000 होंगे, है ना? अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने डॉल्फिन सेंचुरी डिक्लेयर किया है। कहाँ पे? तो चंबल में। ठीक है? इसके अलावा 2020 की बात है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लेके आए थे ये, ताकि आपको डॉल्फिन के बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़े। अब जैसे मान लो कोई मछुआरे हैं, अब वो नदी में मछली मारने बैठे हुए हैं, उनको उनके जाल में फँस गया ये। अब अगर ये उसको मार देते हैं या फिर डैमेज कर देते हैं या फिर इसको कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी समझ के, तो एक नुकसान हो जाएगा ना। यही चीज़ मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं एक बार मैं किसी नदी के किनारे क्रॉस कर रहा था, तो मुझे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखी और उनका कहना ये था, जो एक अजीबो-गरीब मछली देखने को मिली है। तो फिर हमने कहा कहाँ? तो फिर एक खूँटे की सहायता से रस्सी से इसकी पूँछ बाँध रखी थी और इसको पानी में छोड़ रखा था, ठीक है? और वो गंगा नदी नहीं थी, वो ट्रिब्यूटरी नदी थी, गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी थी। तो फिर मैंने बोला दिखाओ मछली क्या है? तो फिर मछली को उन्होंने खींचा तो निकला गैंगेटिक डॉल्फिन। फिर हमने उनको बताया, जो देखो ऐसा है, जो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है और ये बेसिकली गंगा नदी में पाई जाती है और उसके ट्रिब्यूटरीज़ में भी पाई जाती है। और इसको लोकल भाषा में सोंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा। और बात ये है, जो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है? नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ इंडेंजर्ड है, ठीक है दोस्तों? सिर्फ इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, लेकिन ये इट्स ऑन द साइड ऑफ क्रिटिकली इंडेंजरमेंट में ये बढ़ रही है, ठीक है? तो इसे हमें एक तरीके से इनके हैबिटेट को इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से फल-फूल सके, है ना? इसके अलावा एक और योजना है, नमामि गंगे, ठीक है? और जो आप समझो, इसके हिसाब से 2030 तक इसकी पॉपुलेशन को डबल करने का विचार है। कैसे? तो भाई हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे ताकि इनका हैबिटेट अच्छे से डेवलप हो सके, फिर वेटलैंड को कंज़र्व करेंगे और पब्लिक के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएँगे। जिस तरीके से अगर मुझे पता था, मैंने वहाँ पे मछुआरे को बताया, जिसको छोड़ दो आप पानी में, ये एक तरीके से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, हमारा इससे कोई काम-धाम नहीं है, इसको बस पानी में छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद लोगों की सलाह में उसे पानी में छोड़ दिया गया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैनी डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? हाल ही में खबरों में देखा गया उज्जैनी डैम किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। क्या है ये समझो, सबसे पहली बात, जो उज्जैनी डैम है वो भीमा रिवर का समझो उसी पे बना हुआ है, और भीमा रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है दोस्तों? और कृष्णा रिवर की और कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? तो दीदी मौसी मुन्ना, यानी कि डिंडी, मूसी, जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। सवाल सवाल आते हैं, ठीक है? फिर मुनेरू, ये भी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा कौन-कौन से हैं? कोयना, और कौन से हैं? घाट प्रभा, फिर पंचगंगा, ये सारे कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं।
इसके अलावा क्या है? तुंगभद्रा। तो ये कैसे मुझे याद है? तो थ्रू द मेथड ऑफ निमोनिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये हाल ही में न्यूज़ किस लिए बना? तो न्यूज़ इसलिए बना क्योंकि 6 लोगों की इस डैम से, समझो यहाँ पे बोट था, वो डूब गया, उसके कारण 6 लोग मर गए, जिसमें से 2 बच्चे थे। और यही अभी हाल ही में मई में न्यूज़ बना, इसी से सवाल बन गया, है ना? Recently, which airport has made history by becoming the first airport in India to achieve the zero waste to landfill accolade? ये जो है zero waste to landfill accolade, ये अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट को मिला है? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रशंसा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? दोस्तों, इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहाँ उनको ZWL एक्कोलाइड मिला है। क्या होता है ये? तो ऐसा समझो, जो जो भी वेस्ट जो लैंडफिल में जाता है, उसको लैंडफिल में ना डाल के उसको एक तरीके से रिसाइकिल करके उसको यूज कर लेने को, आपको मेथड को आपको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कहते हैं, और इसीलिए इनको एक सर्टिफिकेशन मिला है। यही कहानी है। इसके अलावा पिछले साल एक और न्यूज़ बना था, जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वो वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जो कि सोलर पावर से चलित है। कहने का मतलब वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट सोलर पावर से रन करता है। चलिए, यही है बस। Which country recently conducted a successful test of the ASMPA supersonic cruise missile? किस देश ने हाल ही में ASMPA supersonic cruise missile का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों, ये किया है फ्रांस ने। ठीक है। इसके इसके लिए और थोड़ा सा चीज समझते हैं, ये क्या होता है ASMP? तो ये फ्रेंच वर्ड है, एयर सोल मोइन पोर्टे, जिसका मतलब है मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल। तो इन्होंने इस पे एक तरीके से सक्सेसफुल टेस्टिंग की है, और इसके कारण क्या है, जो अब ये न्यूक्लियर वॉरहेड या फिर पेलोड को ले जाने के लिए सक्षम है। इमेज में आपको रफेल दिख रहा है। ये फ्रेंच एविएशन के द्वारा निर्मित है, जिसका नाम था डसॉल्ट। डसॉल्ट ने ही रफेल बनाया था, जिसको हमने इंडिया ने भी खरीदा है। ठीक है, बस यही है, उसके ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये समझो बस फ्रांस के न्यूक्लियर डिटरेंस को ये बढ़ावा दे रहा है। व्हाट इज ग्लीसेट 12B रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हाल ही में खबरों में देखी गई ग्लीसेट 12B क्या है? सबमरीन है, क्रिटिकल मिनरल है, अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट है, टाइप ऑफ वैक्सीन है, क्या है? तो दोस्तों, ये है अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट। अब ये एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड होते हैं। कहने का मतलब कोई भी प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो एक्सोप्लैनेट कहलाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे आकाश में नहीं, यूनिवर्स में जितने तारे नहीं हैं, उससे ज्यादा एक्सोप्लैनेट, ठीक है, यानी कि प्लैनेट्स हैं। तो ऐसा है, जो एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है टेस। टेस का मतलब होता है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और भी कुछ सैटेलाइट्स की मदद से एक एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जिसका नाम है ग्लीसेट 12B, जो कि आपको समझो अर्थ के साइज का ही है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। बस यही है, यही ढूंढा है उन्होंने। तो ऐसा पता चल रहा है, जो वो सिमिलर टू द साइज ऑफ अर्थ और वीनस एंड हैज अ मास ऑफ 3.87 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। माउंट मुंगालो रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू अ लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में दो सवाल बनते हैं। ये पहला सवाल है उसका, दूसरा भी हम लोग देखेंगे। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में देखा गया माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है पपुआ न्यू में। ऐसा हुआ, जो पपुआ न्यू में एक मैसिव लैंडस्लाइड आया, जिसके कारण 2000 से ऊपर के लोग दब गए उसमें। ठीक है, उन्होंने UN को इन्फॉर्म किया है, यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म किया है, जो हमारे यहाँ जो लैंडस्लाइड आया है उसमें 2000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। ठीक है, और इसके लिए हम लोगों ने भी असिस्टेंस दिया है। तो विच इंडिया ऑफर्स $1 million एड टू डिजास्टर हिट पपुआ न्यू गिनी इन मई 2024। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पपुआ न्यू गिनी? भारत में मई 2024 में आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को $1 million की सहायता की पेशकश की। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? दोस्तों, इसकी राजधानी है पोर्ट मॉर्सबी। ये आपको पता होना चाहिए। और हम थोड़ा मैप को भी देख लेते हैं, क्या सीन है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो पपुआ न्यू गिनी ये रहा, है ना? ये हमारा इंडिया है। अगर आपको यहाँ से जाना है, तो आप यहाँ से निकले, ठीक है, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस किया, फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को पार किया। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसको आर्किपेलागो कहते हैं, और आगे बढ़ते गए आप, और यहाँ पे पहुंच गए पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के बगल में जो आपको ये जो कंट्री दिख रहा है, वो है इंडोनेशिया।
ठीक है दोस्तों, और ये जो अपना बड़ा सा जो दिख रहा है कॉन्टिनेंट और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए। और अब और भी चीजें समझते हैं, जैसा कि वहां पे डिजास्टर आया तो हम लोगों ने $1 मिलियन की दोस्ती का हाथ बढ़ाया, या फिर एक तरीके से पेशकश की। और ये हुआ कैसे, ये एक तरीके से मदद की पेशकश जो हम लोगों ने की, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब कैसे ये हुआ डेवलप, तो आपको बता दें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनकी एक सोच रहती है, जो भी आपको पैसिफिक आइलैंड्स के जितने भी छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्री है ना, उनको एक तरीके से उनका एक कोऑपरेटिव यूनियन बनाया जाए, या फिर कोऑपरेटिव कोऑपरेशन बनाया जाए, जिससे आने वाले समय में उनका भी विकास हो, और ये लोग जो होते हैं ना, वो क्लाइमेट के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। कहने का मतलब, थोड़ा-सा भी क्लाइमेट अप डाउन हुआ तो ये समझो ये आइलैंड डूब जाएगा, खत्म हो जाएगी। कितनी बड़ी आबादी को माइग्रेट करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए आपको समझो एक तरीके से कॉर्पोरेशन बना, जिसका नाम है फिपिक, इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे आपको सवाल आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो फिर पपुआ न्यू गिनी भी इसका हिस्सा है, तो फिर वहां पे एक तरीके का लैंडस्लाइड हुआ, डिजास्टर हुआ, तो हमने भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, ये लो $1 मिलियन। ठीक है, हमने ऑफर दिया है, अब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या किया है हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए फिर इसका कैपिटल कौन सा है, तो पोर्ट मोसबी। In which country was the world first 100% biodegradable pen launched? किस देश में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया था? दोस्तों, ये उत्तर है हमारा भारत ने ही इसको लॉन्च किया है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल क्यों बन के आएंगे, इसलिए बन के आएंगे, जो पेन जो होता है ना दोस्तों, उसका हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको बायोडिग्रेडेबल नहीं होने के कारण इसको हम लोग रिसाइकिल ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर कहीं भी फेंक दिया, अब ये एनवायरनमेंट में रहेगा, अब ये कब डिग्रेड होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये है प्लास्टिक वेस्ट, है ना। तो इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ पे देखो एक कलम बनाया गया है, एक पेन बनाया गया है, जिसका नाम है नोट पेन, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और ये वर्ल्ड का पहला बायोडिग्रेडेबल पेन है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सौरभ एम मेहता के द्वारा। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, खत्म का। Which country has developed the world first wooden satellite? अब देखो बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात हो रही है, तो एक पर एक कारनामे हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा है, जो किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? चाइना, यूएसए, जापान, इंडिया। तो दोस्तों, ऐसी इनोवेटिव चीजें जापान करने में माहिर है, और ये करता आया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट दो वर्ड से बना हुआ है, सेट से सैटेलाइट, और लिग्निन से बना हुआ है। अगर आपने बॉटनी पढ़ी होगी, तो कभी शायद सुना होगा लिग्निन एंड चिटिन। लिग्निन क्या है, एक तरीके से ये लिग्निन पॉलीमर बेस है, और इसके साथ सेल्यूलोज मिलता है, और ये मिलके वुड का बिल्डिंग ब्लॉक तैयार होता है, जो लकड़ी जो होती है ना, इन्हीं दोनों से मिलके तैयार होता है। ठीक है, तो लिग्निन वर्ड यहीं से आया, लिग्नोसैट। ठीक है, जापान लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इन फाइट अगेंस्ट स्पेस डिब्री। दोस्तों, स्पेस डिब्री क्या होता है, देखो ऐसा है, जो ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है अर्थ के, है ना। अब इसकी भी तो एक लाइफ है ना, इसकी बैटरी खत्म हो गई या फिर कुछ भी हो गया, है ना। तो फिर क्या करेगा, मान लो ये सोलर से चार्ज हो रहा है, या तो फिर जो बैटरी इसमें जो लगी हुई होगी, वो अगर मान लो काम करना बंद कर दे, या फिर किसी भी कारण से ये सैटेलाइट अब उपयोग में ना हो, तो ये स्पेस डिब्री बन जाएगा, है ना। यानी कि स्पेस का कचरा बन जाएगा, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, हम लोग धड़ल्ले से सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में डाल तो देते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से स्पेस डिब्री वहां पे जाके क्रिएट करता है। तो फिर बहुत सारे नेशन बैठे, एक दूसरे से मिले, और बोले भाई साहब हम लोग मिलके स्पेस डिब्री को हटाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे कन्वेंशन बने, बहुत सारी चीजें लाई गई, एक तरीके से जाल भी बिछाया गया ताकि जितनी भी स्पेस डिब्री है उसको हटाया जा सके, है ना। तो लेकिन ये एक तरीके का पहला कदम है, जो हमने बायोडिग्रेडेबल अप्रोच ही लिया है, जिसमें जापान ने लिग्नोसैट बनाया है, जो कि वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और जीके है, आप ये समझ जाओ। जो प्रोजेक्ट नेत्र क्या है ना, ये हमारे इंडिया ने लॉन्च किया है, एक तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या, जो पहले ही हमें बता देता है जो भाई साहब खतरा आने वाला है। जैसे सुनामी है, सुनामी जैसे अर्थक्वेक आया, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बता दिया जो भाई साहब ऐसा है, जो अब अर्थक्वेक तो आ गया समंदर में, अब नेक्स्ट इसका सुनामी आने वाला है, तो जल्दी जल्दी बीच को खाली कर दो, समुद्र से दूर हट जाओ। तो ये एक तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। तो यहाँ भी आपको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें आपका जो सैटेलाइट है ना, उसको पहले ही खबर लग जाएगी जो आपके पाथ में स्पेस डिब्री है। अगर
इससे क्या होगा, जो सैटेलाइट बच जाएगा। अगर मान लो सैटेलाइट नहीं बचता है तो सैटेलाइट स्पेस डिब्री से टकरा जाएगा और ये सैटेलाइट टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद ये जो सैटेलाइट है ये खुद स्पेस डिब्री बन जाएगा, है ना? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और आपको एक और चीज बता दें, ये लिग्नोसाइट जो है ये मंगोलिया मैग्नोलिया वुड से बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही छोटा सैटेलाइट है, 10 सेंटीमीटर का सैटेलाइट। Narendra Modi meditated at the Vivekanand Rock Memorial in May 2024. Where is it located? दोस्तों आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के लिए अग्रेसिव कैंपेनिंग किया है और उसके बाद वो अपने मन को शांत करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कहाँ चले गए हैं? तो वो चले गए हैं कन्याकुमारी। ठीक है, कहाँ पे? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है वहां पे? शायद 48 घंटे का एक तरीके का मेडिटेशन उन्होंने किया है। और आपको एक चीज और बता, स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया था यूएस, कहाँ पे? तो वहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, है ना, वहां पे होने वाला था। कहाँ पे? तो शिकागो में। उनका एक बहुत ही अच्छा भाषण है, आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं स्वामी विवेकानंद का। तो फिर जब यहाँ पे गए थे ना, उससे पहले ये 3 दिनों के लिए यहीं पे मेडिटेशन उन्होंने किया था। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो समझो ये हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, तो सबसे लास्ट में तमिलनाडु है, और सबसे लास्ट जो हमारा छोर है ना, वहीं पे है ये आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और ये एक साइड से लेकेडिव सी है, दूसरे साइड से बे ऑफ बंगाल है, और अरेबियन सी यहाँ नीचे में। ठीक है, कैसे मैंने याद रखा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये गुजरात है ना? ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। तो हमने AIB या फिर BIA, जो भी कह लो, इससे हमने याद रखा है, बस इतना ही है। बे ऑफ बंगाल, ये तो अक्सर आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओ तो ये इंडियन ओशन है और ये अरेबियन से है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना? इस तरीके से याद करो। यहाँ पे लक्षद्वीप है और ओवरऑल ये लेकेडिव सी का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नॉर्वेस्टर्स इज द लोकल वेदर फेनोमेनन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नॉर्वेस्टर्स एक स्थानीय मौसम घटना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और इसका आंसर जो है वो है वेस्ट बंगाल। इसके इस ऑप्शंस के हिसाब से और भी जगह नॉर्वेस्टर्स आते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। और ये सवाल NCERT से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स भी देखने को मिला है। तो अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, उससे पहले आप समझो ऑप्शंस हैं आपके कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल जो है वहां पे लोकल वेदर फेनोमेनन नॉर्वेस्टर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको एक और नाम है इसका, इसका नाम है काल बैसाखी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं वो समझो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो बॉक्स, ये NCERT से हमने लिया है, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्वेस्टर्स वैसाख के मौसम में बंगाल, आसाम वाले एरिया में, कुछ झारखंड वाले एरिया में भी आता है, बिहार में भी इसका असर देखने को मिलता है। वो एक तरीके का इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स है। ठीक है, समर में जो आपने बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म देखा होगा, अचानक से शाम को बारिश होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और इसके कारण से एक तरीके से डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है ना? अब इसको फिल करने के लिए सामने से बहुत ही हवाएं जो होती हैं बहुत ही तेजी से अंदर घुसती हैं और ये थंडरस्टॉर्म लेके आती हैं। तो बेसिकली ये लोकल स्टॉर्म है। ठीक है, तो द नोटोरियस नेचर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लोकल नोमेनक्लेचर ऑफ काल बैसाखी। इसीलिए इसका नाम काल बैसाखी रखा गया है। अ कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख, बैसाख में। ठीक है, कब की बात हो रही है? तो मार्च अप्रैल की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, These showers can be useful for tea, jute and rice cultivation। ऐसा कहा जाता है, जो एक तरीके से जो बारिश की फुहार पड़ती है वो टी, जूट और राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। और इसको आसाम में बारडो बारदोई सिला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा, बारदोली चीरा, छीरा। ठीक है, छीरा का मतलब ड्रिजलिंग, मतलब बूंदाबांदी। अब ये भी समझ लो, ये जो हमने NCERT से लिया है, ये भी अब समझ लो। ऐसा है, जो कुछ लोकल स्टॉर्म्स की चर्चा की गई है, एक तो होता है मैंगो शावर,
जब मैंगो तैयार होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी जब बारिश जो हो जाती है, कहाँ की बात हो रही है ये? तो केरला, कर्नाटका वहाँ के एरियाज़ की बात हो रही है। वो अचानक की बारिश को मैंगो शावर कहते हैं। ये भी एक तरीके से लोकल स्टॉर्म के कैटेगरी में आता है। फिर ब्लॉसम शावर है, जो कि आपको केरला और नियर बाय एरिया में देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है, जो कॉफ़ी के जो पौधे होते हैं, उसमें फूल आता है, ठीक है? फिर नॉर्वेस्टर्स जिसकी चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली है, उस जो राइस कल्टीवेशन, टी और जूट इन सभी में आपको फायदा कारक होता है, यानी कि फायदा देता है। फिर लू आपने सुना होगा, जो हॉट ड्राई एंड ऑप्रेसिंग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार विद हायर इंटेंसिटी बिटवीन दिल्ली एंड पटना। जो अभी हीट वेव चल रहा है, ये उसी की बात हो रही है, उसको लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है जो इस बार 2024 ने पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे तोड़ दिए हैं, ठीक है, गर्मी के। और अभी हीट वेव एक्सट्रीम चल रहा है, और ऊपर से इसमें लोकसभा इलेक्शन हुआ है ना? तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग, इस बार बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये देखा गया। इंडियाज फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स गेटिंग रेडी इन विच स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सवाल जो हमने लिया था वो एक तरीके से समझो इस करंट अफेयर्स का पार्ट है। अभी हाल ही में नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला शोध किस राज्य में तैयार हो रहा है? दोस्तों, ये हो रहा है उड़ीसा में तैयार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड फैसिलिटी टू स्टडी द सिवियर थंडरस्टॉर्म्स नोन एज नॉर्वेस्टर्स और कालवैसाखी दैट इम्पैक्ट द ईस्टर्न and the northeastern regions of India during the summer. The proposed facility will cover a large area adjoining West Bengal, Odisha and Jharkhand. हालांकि इसका जो कंट्रोल सेंटर होगा वो होगा चांदबली। कहाँ पे है? तो ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है, जो कि भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो आप इमेज देख सकते हो, वो ये फेनोमेनन बताता है जी, ये आखिर ये नॉर्वेस्टर्स आते क्यों हैं। समझो ये यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ गई, इसके कारण यहाँ का जो एयर है वो ऊपर उठ गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो आसपास के एडजॉइनिंग एरिया से हवाएं यहाँ पे तेजी से पहुंचती हैं, और यही आंधी और तूफान लेकर आती है। अगला सवाल है, विच टीम वाज द रनर अप इन द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में कौन सी टीम उप विजेता रही? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, जो आप अगर क्रिकेट फॉलो करते हो तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करते हो तो आप विनर का नाम तो याद कर लेते हो, रनर अप भूल जाते हो। ठीक है, याद करना। तो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रनर अप भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जो सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो रनर अप थी, और केकेआर जो है वो विनर थी। ठीक है दोस्तों, तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है उसने आईपीएल 2024 टी20 चैंपियनशिप को जीता है, और हैदराबाद, जो सनराइजर्स हैदराबाद है, वो रनर अप रहा है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस सीजन के सुनील नारायण हुए थे, और विराट कोहली ने 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल किया। कितनी बार? तो दूसरी बार ये उनके लाइफ का दूसरा कैप है ये, है ना? पंजाब किंग्स के हर्षाल पटेल हैं, उन्होंने 14 मैचेस में 24 विकेट लेके पर्पल कैप जीता है इस बार के आईपीएल 2024 में। Who won the India's first ever gold medal in the Asian Championships in Gymnastics? जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है दीपा कर्माकर जी ने, ओडिशा से ये आती हैं। Deepa Karmakar won India's first ever gold medal in the Asian Championships, scoring 13.566 in the World Vault Final. ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप है वो हुआ कहाँ पे था? तो ये ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, तो IAF contingent arrived in Alaska, US to participate in which event? IAF, इंडियन एयर फोर्स का दल किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अलास्का, यूएसए पहुंचा? तो दोस्तों, ये एक तरीके का एक्सरसाइज है, जिसका नाम है एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा है, जो 24 का मतलब हो गया 2024, यानी कि इस साल की बात हो रही है। और ये रेड फ्लैग क्या है? तो आपको यूएस में एक तरीके का ये एक्सरसाइज है, जो कि एयरफोर्स वाले करते हैं, और इसके लिए दो लोकेशन है उनका। ठीक है दोस्तों, एक है आपको नेलिस एयर फोर्स बेस इन नवेडा, और दूसरा आपको अलास्का में है, एल्सन एयर फोर्स बेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये लोग बेसिकली जो एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है रेड फ्लैग 2024।
और ये सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, ये मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। जो भी यूएस के एलाइड कंट्रीज हैं ना, जो इसके पार्टनर्स हैं, उसके साथ ये लोग मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करते हैं। कब से कर रहे हैं ये? तो 1975 से कर रहे हैं। ठीक है? और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि ये लोग अपने अपने जो योद्धा हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए ट्रेन कर सकें, बस इसीलिए ये करते हैं। विच कंपनी हैज कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? किस कंपनी ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू शुरू किया है गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो आप ये सोचोगे, जो ये लोग पेट्रो बेस्ड रहते हैं ना, पेट्रोलियम बेस्ड, तो फिर ये ग्रीन हाइड्रोजन पे क्यों काम कर रहे हैं, वो चलिए समझते हैं। ऐसा है, जो आप पहले ये समझो, जो गेल इंडिया ने जो है आपको 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयपुर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। और इस किसके मिशन के अंदर लॉन्च किया है? तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। दोस्तों आपको बता दें, जो हमारे देश ने टारगेट रखा है, जब हम लोग आजादी के 100 साल पूरे करेंगे तो 2047 तक, ठीक है, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका? कहने का मतलब हम लोग एनर्जी को बाहर से नहीं मंगाना है, इंपोर्ट नहीं करना है, पेट्रोलियम वगैरह जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं वो नहीं करना है, खुद इसके लिए सक्षम हो जाएंगे, है ना? तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और नेट जीरो भी अचीव करेंगे। कब तक? तो 2070 तक। कहने का मतलब, जो पॉल्यूटिंग जो क्रूड ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, जो पोल्यूशन करते हैं, उसके अल्टरनेट वे में हम लोग ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नेट जीरो अचीव करेंगे 2070 तक। ठीक है? तो इतना बड़ा एम्बिशियस प्लान है। ठीक है? अब इससे रिलेटेड एक टर्म आता है, सनराइज इंडस्ट्रीज। ये क्या है, ये भी समझ लेते हैं। इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। ये हाल ही में मुझे किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिला था, तो फिर हमने सोचा चलिए, अब हमने जब ग्रीन एनर्जी की बात कर ही ली है, ठीक है? जब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर ही रहे हैं, तो फिर इससे जुड़े हुए इंडस्ट्रीज़ को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सनराइज इंडस्ट्री उस इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो कि इमर्जिंग सेक्टर्स होते हैं, जो रैपिडली ग्रो करते हैं और पॉइज टू बिकम द सिग्निफिकेंट इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा स्कोप होगा। एक तरीके से समझो, एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने का एक स्कोप होगा, उसको सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। और इसमें एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन, जैसा कि हमने देखा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अब हम लोग धीरे धीरे क्रूड ऑयल से निकल के, मतलब फॉसिल फ्यूल से निकल के, अब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, हाइड्रोजन पे मूव कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को टेपर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स भी जो है, वो भी सनराइज इंडस्ट्रीज में आता है। फूड प्रोसेसिंग भी सनराइज इंडस्ट्रीज में आता है। स्पेस टूरिज्म जो है, वो भी आजकल बहुत ही ज्यादा लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसका एक सिग्निफिकेंट फ्यूचर है, इसलिए ये सनराइज इंडस्ट्री में आता है। तो आपने समझ लिया सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है। What field does the initiative Pragati 2024 focus on fostering collaborative research and innovation? पहल का नाम है प्रगति 2024, सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर किस क्षेत्र पे केंद्रित है? तो दोस्तों, ये है आयुर्वेदा से रिलेटेड, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा। प्रगति 2024 आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में बढ़ावा देने के लिए सीसीआरएस यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने प्रगति 2024 मिशन या फिर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। When does India assume the chairmanship of the Colombo process? भारत कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता कब ग्रहण करेगा? तो दोस्तों, ये ग्रहण करेगा ये 2024 से 26 जो है, ये जो सेशन है 2024 से 26 का, उसमें कोलंबो प्रोसेस में भारत पहली बार चेयरमैनशिप ग्रहण करेगा। अब थोड़ा सा कोलंबो प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है, जो एक तरह का विकास हर क्षेत्र में होना लगभग असंभव है। कोई क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विकास करता है और कोई क्षेत्र बहुत ही कम विकास करता है। और यही कारण है जो यहाँ से लोग माइग्रेट करके
जहाँ पे ज़्यादा विकास होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये लोग मूव करते हैं, है ना? इसको कहते हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के साथ-साथ ऐसा चीज़ बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आते हैं। तो उनको चैलेंजेस को डील करने के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए एक तरीके का आपको समझो कोऑपरेटिव अप्रोच लेके चलना पड़ता है। तो फिर कोलंबो प्रोसेस भी उसी का एक हिस्सा है। एक एक रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है जिसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया जो मिल के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको आपको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं और माइग्रेंट वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं, उनको इंश्योर करने का काम करते हैं थ्रू कोलंबो प्रोसेस। अब भारत जो है, ये 2024 से 26 के बीच में इसकी अध्यक्षता करेगा और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ये फोरम बना था 2003 में, लेकिन भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है 24 से 26 में। कोलंबो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। Which city will be the home to India's first urban ropeway scheduled to be ready by August 2024? कौन सा शहर भारत के पहले शहरी रोपवे का घर होगा जो अगस्त 2024 तक तैयार होने वाला है? मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, जयपुर। दोस्तों इसका उत्तर है वाराणसी। दोस्तों ऐसा है, जब हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पढ़ाया था तो फिर हमने आपको बताया था जो किस तरीके से अब अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में भी रोपवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंडिया का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो वाराणसी में आपको 2024 में, अगस्त 2024 में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये आप समझो वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से कनेक्ट करेगा और कंजेस्टेड एरियाज जो है ना उसमें आपको समझ रहे हो, आप ये पूरा देखो जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये सारा एरिया आप आसानी से रोपवे के माध्यम से पार कर जाओगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम है पर्वतमाला परियोजना। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ हम लोगों ने स्विट्जरलैंड से टाई अप किया है, वहां से ये रोपवे की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। आपको पता है जो स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, वहां पे रोपवे बहुत ही ज्यादा चलता है। ठीक है, तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथडोलॉजी है, तो वहां से सीधे उठा के ले आना है और हमारे कंजेस्टेड एरियाज में लगा लेना है ना? तो एक तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो हमारी कौन कौन सी कंपनी है? तो कंपनी का नाम है विश्व समुद्र इंजीनियरिंग। और स्विट्जरलैंड की कौन सी कंपनी है? तो बार्थोलेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। पता क्या क्या होना चाहिए वो समझो। पता आपको ये होना चाहिए, पर्वतमाला परियोजना पता होना चाहिए। पहला प्रोजेक्ट आपको वाराणसी कंटेनमेंट वाराणसी में हो रहा है, ये बस पता होना चाहिए। और ये फर्स्ट अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट, ये बस पता होना चाहिए, काफी है। Which Indian state hosts the largest breeding ground for olive ridley sea turtles? कौन सा भारतीय राज्य ऑलिव रिडले समुद्र कछुओं के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थल होस्ट करता है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये है उड़ीसा। वहां पे एक बीच है जिसका नाम है गहीर मठ ब्रिज। कहाँ पे है? तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑलिव रिडली टर्टल का, सी टर्टल्स का। ठीक है, और ये जो एरिया है ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। दोस्तों भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। ये क्या बना दिया मैंने मगरमच्छ। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। और जो सॉल्ट वाटर मगरमच्छ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर मगरमच्छ से बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, नियरली डबल होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ऑलिव रिडली टर्टल पता होना चाहिए। इस पे सवाल बहुत बार आ चुके हैं, यूपीएससी में तो आ चुके हैं, स्टेट पीसीएस में भी आ चुके हैं, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। तो इनका सबसे बड़ा प्रजनन का जो साइट है वो है गहीर मठ ब्रिज, जो कि उड़ीसा में है, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भितरकनिका से भी सवाल आते ही रहते हैं। वैसे सुंदरबन हो गया और भितरकनिका हो गया, ये दो से बहुत ही ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सुंदरबन में भी मैंग्रोव है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, उसके बाद भितरकनिका आता है, इंडिया में सेकंड नंबर पे वो आता है ना? तो ये जो भितरकनिका मैंग्रोव है वो रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ठीक है, मैंग्रोव क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो दोस्तों ऐसा है, जो मैंग्रोव एक तरीके का इकोसिस्टम है, कैसे डेवलप होता है वो समझो। ये है सी, क्या है? सी। एक ये रिवर आई है ना? अब आपको पता है सी का जो वाटर होता है वो होता है नमकीन, यानी कि सॉल्टी। और ये जो रिवर का जो पानी होता है वो होता है फ्रेश वाटर, यानी कि मीठा पानी होता है। तो जहां पे ये मीठा पानी खारे पानी से
मिलता है, तो वहाँ पे एक तरीके का वेजिटेशन डेवलप होता है, एक तरीके का इकोसिस्टम डेवलप होता है, जिसको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं या फिर मैंग्रोव्स कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक तरीके का बुशी यानी कि झाड़ी-नुमा पेड़ उगता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री, ठीक है दोस्तों? तो ये जो एरिया है, ये सबसे बड़ा हमारे हिंदुस्तान में है और बेसिकली हिंदुस्तान और बांग्लादेश दोनों का पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन। जहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको भितरकनिका में भी देखने को मिलता है मैंग्रोव, है ना? और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे सवाल बनते रहते हैं। तो ये एक तरीके का इकोसिस्टम है जहाँ पे पानी ना ज़्यादा खारा है, ना ज़्यादा मीठा है ना? तो फिर वो एक तरीके से इकोसिस्टम डेवलप करता है जो कि यहीं पे देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मैंग्रोव्स कहते हैं। ठीक है? बस यही है। नीशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट। हाल ही में खबरों में देखी गई नीसी जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जातीय समूह है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जातीय समूह है। और एक और चीज समझो, ये न्यूज बना क्यों? तो इस महिला के कारण बना जिसका नाम है कबक यानो। ये एक तरीके की माउंटेनियर हैं, क्रिकेटर भी हैं, और इन्होंने हाल ही में हिस्ट्री रच दिया, मतलब इतिहास रच दिया, जो पहली नीसी ट्राइब वुमन है जो कि आ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, और ये पांचवी ऐसी महिला होंगी अरुणाचल प्रदेश की जो कि माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की। ठीक है, अब नीसी ट्राइब जो है वहाँ का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहता है और कुछ पार्ट ऑफ आसाम में भी देखने को मिलता है। कैंपी फ्लेग्री recently seen in news is an active volcano located in which country? कैंपी फ्लेग्री हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों ये इटली में है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भी एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और इससे सवाल आते हैं, जम के सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में है। चलिए, तो फिर हम लोग कैंपी फ्लेग्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया, इसके कारण ये जो वोल्केनो है वो फट गया, है ना? Archaeological Survey of India (ASI) recently founded the Neolithic age of rock carvings in which state? देखो, नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? नियोलिथिक का मतलब होता है नवपाषाण। नियो का मतलब नया, और पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन। ठीक है, तो न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान की नक्काशी की स्थापना की है? तो दोस्तों ये हमें देखने को मिला है गोवा में। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म किया है, जो एंशियंट रॉक कार्विंग्स हमें मॉक्सी विलेज गोवा में देखने को मिला है, और जो कि आपको, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, मेटा बसाल्ट रॉक में आपको एक दिखाया गया है जो जारमे रिवर बेड है जो कि ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे दिखाया गया है जो आपको और भी एनिमल्स मिले। जेबुस एक तरीके का ऑक्स का ही प्रजाति होता है, फिर बुल्स एंड एंटीलोप्स भी देखने को मिले। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना है। Which company partnered with Shield to for enhanced fraud prevention? किस कंपनी ने धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए शील्ड के साथ भागीदारी की? तो दोस्तों ये किया है स्विगी ने। तो आपको पता है जो स्विगी एक तरीके का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, तो इस बेचारे को तकलीफ ये हो रही थी जो इसके कूपन कोड्स का गलत इस्तेमाल हो जा रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो शील्ड के साथ पार्टनरशिप किया, एक तरीके का ये एआई प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे जो कि आपको प्रोमो कोड का अब्यूज होने से रोकने के लिए, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये दोनों मिलके काम करेंगे। Which Doordarshan channel has introduced Krish and Bhumi, the first AI anchors in India's government broadcasting history? किस दूरदर्शन चैनल ने भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर क्रिश और भूमि को पेश किया है? तो दोस्तों ये किया है, जैसा कि आपको लग गया होगा, क्रिश है ना वर्ड, एंकर क्रिश। तो ये कृषि करते हैं किसान, डीडी किसान से, ठीक है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये पहला, इंडिया का पहला गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री में ये पहला एआई एंकर देखने को मिला है। इससे पहले एआई एंकर देखने को मिले हैं। दोस्तों आपको पता है जो एआई आजकल बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है और धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर रहा है। तो फिर अब एंकर्स भी रिप्लेस हो रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने, आज तक वालों ने भी आपको मौसम की जानकारी के लिए एआई एंकर का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा पिछले करंट अफेयर्स में हमने ये भी देखा, जो वॉर रिडन रीजन है यूक्रेन, तो यूक्रेन की स्थिति की पल पल की जानकारी के लिए
एक यूक्रेन का एआई एम्बेसडर बनाया है ना? जो कि वॉर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो देगा। अब यहाँ पे जो ये क्रिश दिख रहे हैं भाई साहब, वो एक क्रिश हैं और कौन से हैं और एक भूमि है। ये दोनों डीडी किसान में एक तरीके से एआई एंकर बन के सामने आए हैं, है ना? अब ये क्या करेंगे? तो ये राउंड द क्लॉक ब्रॉडकास्टिंग देंगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस इंश्योर करेंगे, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में किसानों को जानकारी मिले, है ना? तो यही इन सब चीज़ों का ही फ़ायदा अब एआई के माध्यम से लोगों को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर मुझे 2024 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करनी होगी, तो इसमें से ये भी एक सवाल आएगा, ठीक है? सवाल ये कह लो या फिर टॉपिक ये ज़रूर आएगा, ठीक है? क्या है वो समझते हैं। रिसेंटली व्हिच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च्ड अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट? हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अग्निबाण के उपकक्षीय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने, जैसा कि आपको नाम से लग गया होगा, अग्निबाण अग्निकुल। अब इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता जो यही सवाल आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही जरूरी होता है। इससे क्या होगा, आप एक से ज्यादा मल्टीपल सवाल इसी टॉपिक पे सॉल्व करने लायक हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये सवाल मेरे लिए ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, इनफैक्ट मेरे लिए के साथ-साथ आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि अब गिनते जाओ, कितने फर्स्ट हैं? 1 फर्स्ट, है ना? 2 फर्स्ट, 3 फर्स्ट, 4 फर्स्ट, है ना? जब देख रहे हो? और यहाँ पे सेकंड। तो ये सारी कीवर्ड्स हैं, तो जो इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। अब एक-एक करके हम लोग इसको देखते हैं। अब ये समझो, जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सॉर्टेड अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी है ये डेमोन्स्ट्रेटर। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर also has the unique distinction of having been launched from India's first private launch pad called Dhanush। श्रीहरिकोटा में बना है ये, established by अग्निकुल। अग्निकुल ने अपना पहला प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये, जो वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन, ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के साथ रॉकेट है, ठीक है? तो दो आपके पास ये हो गया। और इट इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च। तो बेसिकली ये जिसका जो इंजन है वो सेमी क्रायोजेनिक है, ठीक है? तो बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन वो इंजन होते हैं जो लिक्विफाइड गैसेस का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल, जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। जो इंडियन स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सब ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। दिस माइलस्टोन अचीव्ड आफ्टर 4 प्रीवियस लॉन्च अटेम्प्ट्स, जो कि फेल हो गए थे, मार्क्ड इंडिया सेकंड प्राइवेट स्टार्टअप लॉन्च एंड द फर्स्ट फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। ये तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं सेकंड प्राइवेट स्टार्टअप है। पहला कौन सा है? तो 2022 में विक्रम एस करके पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बहुत सारे 5 तो मुझे यूं ही फर्स्ट मिल गए जो आपको पता होने चाहिए। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द समर फिएस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन? हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है? ये संजय कुमार हैं, आईएएस हैं। ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने ही समर फिएस्टा 2024 नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली से आप इनॉग्रेट किया था। और इसमें आपको बहुत सारे बच्चों के लिए वर्कशॉप होंगे, जिसमें ओडिसी डांस, योगा, कैलीग्राफी, म्यूजिक, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जो बेसिकली बच्चों के स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए एक तरीके की मुहिम है। अगला सवाल है, व्हाट इज K9 वज्र रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में खबरों में देखा गया K9 वज्र क्या है? दोस्तों वज्र अगर आपने नाम सुना होगा तो फिर आप समझ गए होंगे, अदरवाइज आप K9 वज्र दिमाग में डाल लेना ये क्या है। तो ये एक तरीके का सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। K9 वज्र जो है 155 mm का, जैसा कि आप यहाँ पे साइज में देख रहे हैं, यहाँ पे वज्र लिखा हुआ दिख रहा होगा, 52 कैलिबर का सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटवाइजर है और शॉर्ट गन फॉर फायरिंग सेल्स एंड ऑन हाई ट्रेजेक्टरीज एट द लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा बनाया गया है? तो लार्सन एंड ट्यूब्रो। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहाँ से हुई है? तो साउथ कोरिया से हुई है।
ठीक है, वहां का एक हानवा डिफेंस है, उसके द्वारा K9 थंडर बनाया गया है। उसी K9 थंडर को यहाँ पे आप K9 वज्र के रूप में देख सकते हैं। DRDO successfully tests Rudra M2 missile. What type of missile is Rudra M2? DRDO ने रुद्र द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्र M2 किस प्रकार का मिसाइल है? अब ऑप्शन है आपके पास सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस। राइट आंसर इज एयर टू सरफेस। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों DRDO से हर हफ्ते एक या दो सवाल बन ही जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उनके शेड्यूल में हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट फायरिंग के लिए रहता ही रहता है ना। तो उन्होंने रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है, फ्लाइट टेस्ट किया है। आप जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, सुखोई MK1 से इन्होंने इसको टेस्ट किया है, चला के देखा है कहाँ पे, तो उड़ीसा के कोस्ट पे। ठीक है, बस यही है। What is the theme for the 2024 International Day of Union Peacekeepers? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 2024 अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए विषय क्या है? तो दोस्तों ये विषय है फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बिगर बेटर टुगेदर। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज समझो, ये कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ पीस कीपर, ये मनाया जाता है May 29। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स May 29 को ये मनाया जाता है। और इसका जो थीम है इस बार का, वो है फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। अभी आप एक चीज समझो, जो टोटल 76,000 महिला और पुरुष दोनों मिलके UN पीस कीपिंग फोर्स चलाते हैं, यानी कि पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है। और ये अभी टोटल 11 कॉन्फ्लिक्ट जोन जो देश में है, जो कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में है, वहां पे ये पीस कीपिंग मिशन पे तैनात है। बहुत ही टफ जॉब होता है वो। Delhi's airport is among the top 10 busiest airport in the world as per May 2024. What position does it hold? दिल्ली का हवाई अड्डा 10 मई 10 तक दुनिया के शीर्ष 2024 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसकी क्या स्थिति है, कौन से नंबर पे? तो 10th नंबर पे ही है दोस्तों। ठीक है, सबसे लास्ट में है, लेकिन टॉप 10 में तो आता है ना। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, जो कि टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आता है। किसने रैंकिंग दी है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है, ACI। और आपको बता दें, यूएस में अटलांटा एक जगह है, वहां पे एयरपोर्ट का नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना गया है 2023 में। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NHCX पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए NHCX पोर्टल का उद्देश्य क्या है? टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू प्रोसेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फास्टर, यही सही उत्तर है, टू प्रोसेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फास्टर। अब क्या है उसके बाद ये समझो, ऐसा है, जो आपको पता है, जो भारत सरकार चाहती है, जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो, इसके लिए इंश्योरेंस पे भरोसा जताना काफी जरूरी होगा। लोगों को इंश्योरेंस से लेके चीजें अवेयर, मतलब जब अवेयरनेस आएगी, या फिर इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होते हैं या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर भरोसा जगेगा, तो चीजों पे बढ़ावा मिलेगा। तो इसी के लिए इन्होंने एक तरीके का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है NHCX पोर्टल, जो कि बेसिकली क्लेम्स वगैरह, इंश्योरेंस क्लेम्स को तेजी से, फास्टर वे में, स्ट्रीमलाइंड करने का, मतलब समझो फास्टर वे में डिस्पैच करने का एक तरीके से एक टूल है, डिस्पर्स करने का एक तरीके का टूल है, नॉट डिस्पैच, डिस्पर्स। तो ऐसा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में एक तरीके का डिले देखा जाता था, तो उसको टारगेट करने के लिए ये एक तरीके का नेशनल पोर्टल लॉन्च हुआ है। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा IRDAI के बारे में समझ जाओ। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, जो कि 1999 में अस्तित्व में आया, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसके चेयरमैन है श्री देवाशीष पांडा। ठीक है, अगला सवाल है, पोर्टर इमर्ज्ड एज इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न इन 2024, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी अ यूनिकॉर्न? पोर्टर नाम की कंपनी है, जो कि थर्ड यूनिकॉर्न हमारे देश में 2024 में जाके बनी है। 2024 में जो यूनिकॉर्न्स बने हैं, उसमें तीसरा नंबर है पोर्टर का। और पूछा जा रहा है, जो यूनिकॉर्न बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी आपकी कोई कंपनी, स्टार्टअप कंपनी का वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो जाएगा, तो आप यूनिकॉर्न कंपनी की श्रेणी में आ जाओगे।
ठीक है, अब थोड़ा-सा यूनिकॉर्न के बारे में चीज़ों को समझते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनी का इंडेक्स कौन निकालता है? तो हुरून ग्लोबल। ये सवालों में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ने ऐसा बताया है, जो अभी इंडिया में टोटल 67 यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है? लेकिन उसने ये भी चीज़ पॉइंट आउट की है, जो हमारा देश ऑफशोर यूनिकॉर्न बनाने में ज़्यादा विश्वास विश्वास रखता है। कहने का मतलब, अगर मैं इस देश का नागरिक हूँ और कोई नागरिक किसी और देश का है, तो ये दोनों मिलके किसी और देश में यूनिकॉर्न ज्यादा बना रहे हैं, है ना? तो आप समझो, को फाउंडर्स जो हैं वो मिलके यूनिकॉर्न्स ज्यादा बना रहे हैं दूसरे देशों में। ये एक तरीके से गलत बात है। गलत बात इसलिए क्योंकि आपको इंडिया में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो हमारे देश में कंपनियां लगें और हमारे देश में चीजें सुधरें। और इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हुआ ही था, जिसमें बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, है ना? रेगुलेट करना है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है। जैसे आपको तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा किसी भी जगह का, सारे लाइसेंस एक ही जगह सिंगल विंडो सिस्टम से मिल जाना है। तो ये सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का हिस्सा हैं, और इसके लिए भी अभी एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो फिर भी हमारे यहाँ यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो कम है। तो आप समझो, जो पोर्टर जो है एक तरीके से लॉजिस्टिक्स फर्म है, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़ है, वो इंडिया का तीसरा यूनिकॉर्न 2024 में जाके बना। यूनिकॉर्न टर्म जो है वो ऐसा है, जो प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर $1 बिलियन। और ये जो टर्म है वो एलिन ली के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यूनिकॉर्न, अब ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये हुरून ग्लोबल के द्वारा ही दिया गया है। उसको एक एक करके देख लेते हैं। कंट्री विद मैक्सिमम यूनिकॉर्न, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, वो आपको सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाते हैं। ठीक है, जो वो स्टार्टअप जो कि $1 बिलियन तक का मार्क रीच कर जा रहा है, जिसमें नंबर है 703। सो आप समझ सकते हो जो कितना ज्यादा गवर्नमेंट इनको मदद कर रही है, ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनियां आए। सेकंड पोजीशन पे है चाइना, है ना? और हमारा भारत जो है वो तीसरे पोजीशन पे है, 67 यूनिकॉर्न्स बनाते हैं। चौथे पोजीशन पे यूनाइटेड किंगडम है विद 53 यूनिकॉर्न्स। अब देखो, यूनाइटेड किंगडम्स की आबादी के हिसाब से और जितना छोटा वो देश है उसके हिसाब से 53 बहुत ही अच्छा नंबर है ना? और हमारे देश की आबादी के हिसाब से, हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से 67 बहुत ही खराब नंबर है। ठीक है। और एक और सवाल कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, वो है इंडिया का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा है? तो वो है कृत्रिम। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे याद रखोगे? तो कृत्रिम याद रख लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसी से ये बना है वर्ड कृत्रिम, है ना? कृत्रिम का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल। तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। द टर्म LVM3 recently seen in media is an, तो दोस्तों ये एक इसरो का लॉन्चिंग व्हीकल है। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM3 इज अ 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रॉकेट को पेलोड ले जाने के लिए, जो सैटेलाइट है ना, वो पेलोड आता है, मतलब इसका वजन होता है। तो आप समझो, इसको ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा मशक्कत लगती है ना? तो इसके लिए दो जगह हमें ले जाना होता है। एक तो ले जाना होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जो कि नीचे का पार्ट है, और इससे ठीक ऊपर है आपको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, जीटीओ। अब इसको यहाँ पे पेलोड, एक अच्छा खासा पेलोड ले जाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसी चीज के सोल्यूशन के लिए बनाया गया है LVM3। ठीक है, जो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। अब ये ऐसा है जो इंडिया का हैवीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। ठीक है, और इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसका आप समझो, ये 640 टन तक के मास को उठा सकता है। और ये हमारे जीटीओ में, जो सबसे ऊपर वाले में, यहाँ पे 4000 केजी तक ले जा सकता है। और लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है एलईओ में 10,000 केजी तक ले जा सकता है। समझ रहे हो? तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो यही था हमारा करंट अफेयर्स। और अब हम लोग जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को फटाफट करके देख लेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा ढंग से आपके दिमाग में घुसेंगी, और आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आ सकते हो, है ना? पहली बात ये। दूसरी बात, इन सभी सवालों को आप हमारे सिंपली क्रैक ऐप, जो कि आप जाओ और डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पे जाओगे तो आपको इन सभी सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए क्विज अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।